राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन संस्थान में महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण, गांधी वाटिका का भी किया उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम में कहा, भारत की G20 अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज हो रही है बुलंद। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कार्यक्रम में रखे अपने विचार। नौ में G20 देशों के शेरपा की अंतिम बैठक जारी। बैठक में अगले सम्मेलन के लिए तय होगा एजेंडा। दिल्ली में भी शिखर सम्मेलन के लिए किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और आमजन और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए साइंस ऑन व्हील नामक परियोजना का कुरुक्षेत्र में हुआ शुभारंभ। जिले के करीब 60 गांवों में करेगी प्रचार प्रसार। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में गांधी दर्शन संस्थान राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने गांधी वाटिका का भी उद्घाटन किया। गांधी दर्शन केंद्र पर बनाई गई गांधी सेल्फी वाटिका में महात्मा गांधी की 5 विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी जी का जीवन पूरे विश्व समुदाय के लिए प्रेरणादायक है। उनका अहिंसा का सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए आज मानवता का मूल मंत्र है और गांधी जी के सिद्धांतों की विश्व के नेताओं की ओर से प्रशंसा की गई है। उन्होंने कहा कि सिद्धांत आत्मिक व नैतिक रूप से भी अहम है। का मार्ग उन्होंने इस समय दिखाया जो विश्व कोई तरह के देश और कलह से ग्रस्त था। वो कालखंड था विश्व युद्धों का। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग ने उन्हें महामानव का दर्जा दिया। यही वजह है कि उनकी प्रतिमाएं विश्व के अनेक देशों में स्थापित है। उनको जानने और मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विकास के पर्याय हैं और उन्होंने गांधी जी की स्वच्छता के अभियान को स्वीकार करते हुए वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी की। चलकर आज भी विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा के साथ साथ गांधी जी ने स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, ग्राम स्वराज और सर्वोदय जैसे अनेक विषयों पर अपने अमूल्य विचार दिए हैं। उनका सपना एक ऐसे भारत के निर्माण का था जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तो है ही, साथ ही नैतिक रूप से सबल भी हो। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज डीडी डायलॉग कार्यक्रम के अंतर्गत खास बातचीत के दौरान कहा कि हमारे लिए ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हैं और भारत की G20 की अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद हो रही है। उन्होंने कहा, G20 का हर सदस्य देश अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और G20 के आउटकम के लिए भारत को याद रखा जाएगा। आज विश्व के सामने कई चुनौतियां हैं। लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं और भारत आज डिजिटल क्रांति में नेतृत्व कर रहा है। Problems. What are the priorities? And we have focused on the priorities using the concept of global south. That the key priorities today in the world are sustainable development growth. How do you maintain it? How do you ensure it doesn't regress? How do you today ensure the resources for green development? How do you ensure that there is the digital opportunities are not missed by many countries? So you make, in a sense, a key set of issues. केंद्रीय विदेश मंत्री ने कोविड के समय का जिक्र करते हुए कहा कि लोग कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में पूछते हैं। Shattered by COVID. I mean, they're still picking up the pieces. They're still feeling the pain. Whereas you look at the resilience in India, you know, that sense, yes, it was traumatic, but we set up the systems, we could respond to it, we created our vaccine, we were able to get, the biggest vaccination program in the world done.
उन्होंने कहा कि अब की परिस्थितियों में भारत में हो रहा G20 सम्मेलन अहम है और ये कारगर सिद्ध होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी डीडी डायलॉग कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष बातचीत की और कहा G20 की बैठक में ग्लोबल नैरेटिव तय होगा। उन्होंने इस खास बातचीत के दौरान कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं और दुनिया भारत की विकास यात्रा देखेगी। बंद कमरे में G20 नहीं बल्कि पूरे देश में G20 का सम्मेलन हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा G20 के माध्यम से विश्व के सामने भारतीय संस्कृति भी प्रदर्शित होगी। भारत मंडपम में सांस्कृतिक गलियारा, जो कि भारत की संस्कृति को दर्शाता है, आकर्षण का केंद्र होगा और G20 देशों की संस्कृति का समागम होगा। गलियारे में G20 देशों की कई कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। उन्होंने भारत के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के पास है। युवा भारत का भविष्य है। From the grassroots to the chief minister post to the prime minister post, he has seen it himself, and that is why when others were shying away and running away from the COP21 meeting or their commitments, it is Prime Minister Modi who came forward and gave the leadership along with the Paris Agreement. उन्होंने सरकार द्वारा खेल, योग, युवाओं के लिए कार्यक्रम, फिल्म क्षेत्र इत्यादि के किए गए कार्यों के बारे में भी इस बातचीत के दौरान बताया और कहा कि कोविड और मुद्रास्फीति पर भारत की नीति विश्व के लिए मिसाल है। एक देश एक चुनाव पर उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के हित में होगा। वह चुनाव जब होंगे तो आएंगे मोदी ही। उन्होंने कहा कि समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति गठित की है और यह समिति इस पर हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, विपक्ष देश में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है। पंजाब के कपूरथला जिले में आयोजित मेरी माटी मेरा देश समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सनातन धर्म पर DMK पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी के संबंध में ये बात कही। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, बाकी राजनीतिक दलों के नेता हो, इनको पूरे देश से और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। देश इनको माफ नहीं करेगा। वहीं मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ घड़ों से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। उन्होंने लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आह्वान किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। नू में G20 शेरपा की अंतिम बैठक जारी है। विभिन्न देशों के करीब 176 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक में शेरपाओं के बीच जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में उसे रखा जाएगा। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बैठक के दौरान 12 प्रारूप सत्रों में भाग लेंगे। इससे पहले कल देर शाम नूह स्थित होटल में विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। नई दिल्ली में होने वाले G20
G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर आज से टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बिक्री शुरू कर दी गई है। ये स्मार्ट कार्ड इस महीने की 13 तारीख तक खरीदे जा सकते हैं। ये सुविधा G20 के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए है जो दिल्ली में प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखने के इच्छुक हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली मेट्रो ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके अंतर्गत मेट्रो में प्रवेश द्वार G20 के अंतर्गत बंद रहेंगे। कुरुक्षेत्र में आज आमजन और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए साइंस ऑन व्हील नामक परियोजना का आज शुभारंभ हुआ। पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर ने इस परियोजना को मिर्जापुर स्कूल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के सौजन्य से शुरू की गई ये परियोजना कुरुक्षेत्र के करीब 60 गांवों में विज्ञान का प्रचार प्रसार करेगी। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए विषय विशेषज्ञों ने बच्चों के समक्ष वैज्ञानिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर पशुधन बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने कहा कि आज का दौर विज्ञान का दौर है, इसलिए हर व्यक्ति को विज्ञान की समझ होना जरूरी है। साइंस ऑन व्हील समाज में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने में एक अहम कड़ी साबित होगी। जिला शिक्षा अधिकारी रोहतास वर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करते हैं और उनमें तर्क संगत निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करते हैं। रूप में जो लेते रहे हैं या इस प्रकार के जो कारनामे को नाम पर जो है वो साइंस का प्रयोग करते रहे हैं, आज वो हकीकत जो है आज यहाँ पर साइंस ऑन व्हील के जो हमारे रिसोर्सेज पर्सन थे उन्होंने अपने अपने माध्यम से दिखाने का काम किया और किस प्रकार से जो साइंस है वो बच्चों के मन में बैठने का काम करे, उनको अच्छे विषय के रूप में वो लगे कि विज्ञान कहाँ कहाँ हमारे लिए लाभकारी है और छोटी छोटी चीज़ों में विज्ञान छुपा हुआ है। हम जो सांस लेते हैं वहाँ से लेकर के और जो हम खान पान खाते हैं हर चीज़ के अंदर विज्ञान छिपा हुआ है। केवल यह ज़रूरी है कि उन बच्चों के दिमाग में उस विज्ञान का कंसेप्ट क्लियर हो और जब बच्चों के दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उन बच्चों की विज्ञान विषय के अंदर रुचि बढ़ेगी। हमारे आज के बच्चे जो हमारे कल का भविष्य होंगे ये कल के वैज्ञानिक भी बन सकते हैं और इनके द्वारा इस प्रकार से कार्य किए जाएंगे कि वो हमारे देश की प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। परियोजना समन्वयक राजपाल पांचाल ने बताया कि ये परियोजना आमजन में विशेषकर बच्चों में विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना है। स्कूली बच्चों ने भी इस वैज्ञानिक प्रयोगों को देखकर कहा कि हम ज्ञान के अभाव में जिन्हें चमत्कार कहते हैं वास्तव में वो साइंस का ही हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। विज्ञान लोकप्रिय करने के लिए अब ये जो बाइकें हैं साइंस ऑन व्हील जो प्रोग्राम है कुरुक्षेत्र के 60 स्थानों पर जाएगा। अलग अलग स्थान हम लोगों ने चिन्हित करके सबको सूचित कर दिया है। वहाँ के सरपंच को जिस स्कूल में जाएगा उस स्कूलों में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान लोकप्रियकरण है। बच्चों के बीच में विज्ञान के प्रति जागरूकता और उत्साह को बढ़ाना है। आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा था। जो भी हमारे आसपास है सब साइंस से रिलेटेड है और बाकी हमें चमत्कार नहीं होता कुछ भी। और आज का प्रोग्राम इसके बाद भी ये प्रोग्राम बार बार होना चाहिए और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। पलवल में आज केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारियों ने मंत्री के समक्ष कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ पलवल में किए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक गाँव को मेरा गाँव जगमग गाँव योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत गाँव में 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाएगी। रसूलपुर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को 30 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की वीडियोग्राफी की जाएगी। कहते हैं कुछ काम बारिश की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से कुछ काम डिले हुए हैं, लेकिन अब जैसे हमने तय कर रखा है पलवल के तमाम गांवों को हम जन योजना के द्वारा 31-30 अक्टूबर तक वो काम पूरा हो जाएगा। पलवल का हर गांव जगमग योजना से जुड़ जाएगा और वहां पर पूरी बिजली सप्लाई होगी। रसूलपुर फ्लाईओवर है, उसके बारे में तय किया है कि 30 अक्टूबर तक वो काम कंप्लीट, उसको एक्सटेंशन मिला है, वो काम कंप्लीट कर देगा। जो काम है जैसे जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन में जिन्होंने रिपोर्ट दी हमने तय कर दिया कि उसकी फिजिकल जाके उसकी रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करेंगे और वो
उसके रास्ते पूरे दोबारा से उसके रिपेयर हुए न हुए उस सब की रिपोर्ट आएगी। अगर उन्होंने रिपोर्ट गलत दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि इसका उद्देश्य देश में रोज रोज चुनाव के बजाय एक बार चुनाव आयोजित करवाना है ताकि देश में विकास कार्यों को गति मिल सके। आदरणीय मोदी चाहते हैं कि इस देश में रोज रोज चुनाव ना हो और एक बार ही चुनाव हो, नहीं 12 महीने इस देश में चुनाव चलते रहते हैं। सारी सरकारें आचार संहिता लगती रहती है, डेवलपमेंट के काम रुकते हैं। तो एक बार हो जाए तो डेवलपमेंट के काम नियमित रूप से तेजी के साथ होते रहे। आचार संहिता के कारण हर साल गाँव में बाधा ना आए, तो इसलिए एक वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाए तो पूरे देश को उससे राहत मिलेगी। इस मौके पर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर, पलवल विधायक दीपक मंगला, हथीन विधायक प्रवीण डागर सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। यमुनानगर में आज प्रदेश भर से आए पीआरटी जेबीटी शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों ने नई ट्रांसफर पॉलिसी के लिए शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। शिक्षकों ने खुशी जाहिर जताते हुए ये कहा कि ये ट्रांसफर पॉलिसी बेहद अच्छी है और अब हमें अपने गृह जिले में नियुक्ति मिल सकेगी। इस बार सरकार ने जो हमें हमारे ट्रांसफ़र करने के लिए जो न्यू पॉलिसी बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्द से जल्द अपने ज़िलों में चले जाएंगे। हम 6 सालों से अपने ज़िलों को छोड़कर दूसरे ज़िलों में कार्यरत हैं। हम लगभग 200 किलोमीटर दूर हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे ट्रांसफ़र करें और हमें अपने ज़िलों में भेजें। जो हम 6 साल से अपने ज़िले से बाहर कार्य कर रहे हैं, जो सरकार ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हम अब अपने ज़िले में चले जाएंगे। जो सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई है बहुत ही अच्छी है। हम सरकार का इस पॉलिसी के लिए धन्यवाद करते हैं जिससे हम अपने गृह जिले में पहुंच सकेंगे और शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि नई ट्रांसफर पॉलिसी का उद्देश्य शिक्षकों की नौकरी में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। ये पॉलिसी शिक्षकों के लिए सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उन्होंने बताया कि पीआरटी जेबीटी शिक्षकों को लंबे समय से स्थायी जिले अलॉट नहीं हुए थे। महिला अध्यापकों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए अक्टूबर महीने में हम इस ट्रांसफर ड्राइव को शुरू कर देंगे। अच्छी पॉलिसी आज तक कभी बढ़ी नहीं है। जल्दी इसको हम शुरू कर रहे हैं और अक्टूबर मास में हम इसको शुरू करके इस मास में हम सारा कंप्लीट कर देंगे, सारे ट्रांसफर कंप्लीट कर देंगे। नहीं बिल्कुल उसका सारी तैयारी हमने कर ली है और जो जेबीटी टीचर हैं उनको डिस्ट्रिक्ट नहीं लाट रहे थे बहुत लंबे टाइम से, तो काफ़ी परेशानी भी थी उसकी वजह से। उन्हें खासकर महिलाओं को तो बहुत परेशानी थी, काफ़ी दूर थी। तो मैंने उनसे उस टाइम ही कहा था कि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब अक्टूबर मास में इसका सारा काम पूरा कर देंगे। हमारा प्रयास ये है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, जो उसका हक है वो हक उसको मिलना चाहिए। गौरतलब है कि पीआरटी और जेबीटी शिक्षकों की ओर से की गई मांग के आधार पर सरकार ने स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव किए हैं। भिवानी में आम आदमी पार्टी द्वारा कल कार्यकर्ताओं के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान आप के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समारोह के दौरान अपने संबोधन में कहा कि देश को वन नेशन वन इलेक्शन की नहीं बल्कि वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पंजाब व दिल्ली की तर्ज पर बिजली को फ्री किया जाएगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी द्वारा 15 अक्टूबर तक 2 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन इलाज, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। 1.5 महीने में 15 अक्टूबर तक हरियाणा के हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी बनके तैयार हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, 2 लाख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के 15 अक्टूबर तक बनके तैयार हो जाएंगे।
वहीं इस मौके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने पिछले 1.5 वर्ष के दौरान 35,000 युवाओं को स्थायी रोजगार दिया है और 400 के लगभग भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला है। पंजाब के विकास के लिए आपकी सरकार पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। यदि हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो पंजाब की तर्ज पर हरियाणा का भी विकास होगा। मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में बन रहे, दिल्ली में बना रखे हैं, तो बस यही पंगा है इनको कि यार ये हम लोगों को सहूलत क्यों देंगे। वो कहते हैं ना, आज भी कह रहे थे खट्टर साहब केजरीवाल ने बढ़िया देता है 300 यूनिट फ्री, दवाई फ्री, बसों में महिलाओं को सफर फ्री, शिक्षा फ्री, दोनों को आम जनता को। तो हमने कर दी। 1 भी रुपया दिल्ली पर और पंजाब पर कर्ज नहीं चढ़ने दिया भाई साहब। कर्जा लेके नहीं कर रहे काम, ये हम लीकेज रोक के खजाना भी भर रहे हैं और खजाने का मुंह जनता की तरफ कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने आज कैथल की पूंडरी विधानसभा में कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर आ रही शिकायतों के निवारण की व्यवस्था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचे। इसी के तहत आज वृद्ध अवस्था पेंशन से लेकर छात्रवृत्ति तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रही है। योग्य युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। ये जनसंवाद कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जनसंवाद कार्यक्रम सारा हरियाणा में चले हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हर एक विधानसभा में जाकर 3-3, 4-4 गाँव में जनसंवाद कर रहे हैं। उन्हीं के आदेशानुसार हम भी सभी मंत्री सभी जो हमारे ड्यूटियाँ लगी हैं तो लगातार हम भी 5-5 गाँव एक विधानसभा के लेकर लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। मैं कल कैथल विधानसभा में थी, आज मेरा पूंडरी विधानसभा है, तो मेरे आज 4 गांव हो चुके हैं, 5वां गांव अब मेरा ठीक है। तो आज 5 गांव का प्रोग्राम था और मैं लोगों से रूबरू होकर जो भी इनकी समस्याएं दिक्कत परेशानी है गाँव की खुद की तो वो लेके हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सारे विभाग के अधिकारी भी साथ में हैं, जो समस्या से मौके पर समाधान हो सकता है उसको मौके पर समाधान करने का काम करेंगे। और जो गांव की तरफ से कोई डिमांड मांग या कुछ भी पंचायत की तरफ से आए तो मुख्यमंत्री जी के पास उसको पहुंचाने का काम करेंगे। उधर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कल महेंद्रगढ़ के अनेक गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास कर लोगों से सरकार की अनेक योजनाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार प्रदेश में पेयजल आपूर्ति में बढ़ोतरी की जा रही है। इस क्रम में नारनौल के नीरपुर में करीब 172 लाख रुपए की लागत से जल घर का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। टेकरा का और एक गांव नीरपुर से संबंधित लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से ये वाटर बॉक्स वगैरह और लाइनें वगैरह बिछाई जाएंगी और उसके बाद यहाँ के लोगों को 70 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी मिलेगा। और इसके बाद नारनौल के एक वीटा बूथ का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद टेली विधानसभा के 5 गांव हैं। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जनसंवाद प्रोग्राम चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उसी तर्ज पर सभी मंत्रियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने जो 5-7 विधानसभा ली है उन्होंने उनमें जा कर के हर गांव में अपना जनसंवाद करें और जो भी वहाँ की समस्याएं लोगों की वो सुने। 22 अगस्त को किसानों की ओर से किए गए चंडीगढ़ कूच के दौरान एक किसान की हादसे में टांग कट गई थी, जिसके बाद किसानों ने रोष जताते हुए अंबाला शहर की अनाज मंडी में 5 सितंबर को इंसाफ महापंचायत करने की घोषणा की थी। पंचायत से पहले ही अंबाला प्रशासन ने किसानों की मांगें मांग ली हैं, जिसके बाद किसानों ने महापंचायत का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। किसानों ने चंडीगढ़ कूच के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मामले रद्द करने, टांग गंवाने वाले किसान को नौकरी और किसान के इलाज
इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन करने की मांगे रखी थी। एसडीएम दर्शन सिंह ने कहा कि प्रशासन ने किसानों की सभी मांगे मांग ली हैं। तो तीनों मांगे सर डीसी साहब और एसपी साहब और किसानों के साथ सहमति बनी हुई कि बिल्कुल पैरवी करेंगे, आपके साथ जाएगा कोई जाति नहीं है। और एक मांग और थी आपने शुगर मिल के गन्ने का जो बकाया नाम का वो भी डीसी साहब कह रहे हैं 30 हफ्ते में शायद या जल्दी पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। ये चार मांग ये अलग बाकी एसपी साहब को बता देंगे। और बिल्कुल अच्छे माहौल में बात हुई है। तो मेरी सभी से निवेदन है कि सभी ये जो बात अपनी सारी टेबल पर होगी आप इस धंधे को समाप्त कर देना चाहिए। वहीं किसान नेता अमरजीत सिंह ने कहा कि सरकार से सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद हमने पंचायत रद्द करने का फैसला किया है। तीनों मांगे हमारी जो थी, हमारे जो साथी रविंद्र की टांग कटी है उसका सारा डॉक्टरी खर्चा और उसको नौकरी, और तीसरे जो उस दिन किसानों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए थे सरकार ने, वो रद्द करने की जो बात है सरकार ने यहाँ पर आकर मान ली है। इसलिए जो 5 तारीख की पंचायत है वो स्थगित कर दी गई है, रद्द कर दी गई है और ये धरना प्रदर्शन आज समाप्त कर दिया जाएगा। मुंबई में मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देश में नीली क्रांति के जरिए समृद्धि लाने में केंद्र सरकार हमेशा विश्वास रखती रही है। किसान क्रेडिट कार्ड वित्तीय समावेशन और सहयोग के लिए शक्तिशाली उपकरण बना है। आइए आज के न्यूज़ लेंस में जानते हैं किसान क्रेडिट योजना और इसके फायदों के बारे में। और रोजगार सृजन के साथ ही 2 करोड़ 80 लाख मछुआरों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। बीते 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने मात्स्यिकी के समग्र विकास और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।